चलो देखो बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ। ओके, इन 1925 to 26, very near to that years, a scientist was there, Schrodinger. Okay, Schrodinger. श्रोडिंगर ने क्या बताया कि भाई अगर हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, हेसेनबर्ग प्रिंसिपल को मान लेते हैं, क्योंकि उन ये जो दोनों जो चीजें थी ये मैथमेटिकली प्रूव्ड थी। तो मैथमेटिकली प्रूव्ड जब कोई चीज होती है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, तो उस चीज को मानते हुए श्रोडिंगर ने पहली बार फर्स्ट टाइम क्वांटम मैकेनिकल ऑफ मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। ओके, प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। और वो क्या कहता, पहले उस चीज को समझेंगे। ठीक है, श्रोडिंगर क्या कहता है कि भाई एक जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे बोहर ने बताया था कि भी फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में वो घूमेगा, मतलब ऐसा नहीं है। ओके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स जगह नहीं दी गई। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन यहीं पे होगा या इसी पाथ में घूमेगा, नेवर लाइक दैट। उन्होंने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, हम उसकी संभावना बताएंगे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, कि भाई न्यूक्लियस से इतने सेंटीमीटर की दूरी पे उसके पाने की संभावना 10% है, 25% है, 99% है। संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी की टर्म में जो है ना हम बातचीत करेंगे। ओके, तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, इट presents, पहली बात, it presents an electron position in terms of probability. okay, फर्स्ट जो चीज आई इस मॉडल में निकल के, that is probability, संभावना। okay, position in terms of probability। और ऐसा करते हुए उन्होंने क्या किया कि भाई अब इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ड्यूअल नेचर है ना, ड्यूअल नेचर है तो वो पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है, वेव नेचर का भी हो सकता है। तो एक वेव स्पेस में, वेव जैसे स्पेस में कोई वेव है तो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक वेव फंक्शन चाहिए। भाई वेव की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, उसकी वेलोसिटी है ना। इलेक्ट्रॉन की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मोशन, दैट इज वेव मोशन, जो वेव मोशन थी was described। ध्यान से समझना बेटा इस चीज को, यहाँ पे अभी चेंज होने वाला है मॉडल। पहले हम सोच रहे थे ना जैसा वैसा नहीं रहा है, अभी चेंज हो जाएगा, अभी आंखों के सामने आपके। इलेक्ट्रॉन्स मोशन, दैट इज वेव मोशन, was described by a function, by a wave function, you can say by a wave function called psi। इसको psi के नाम से रिप्रेजेंट किया गया कि भी जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव फंक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, उसको हम साई मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इज नॉट लाइक ए पार्टिकल, और उसकी पोजीशन कौन बताएगा, वो भी अभी हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए वेव। ओके, और उसकी पोजीशन, उसकी मोशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने साई दिया। तो जब साई दिया तो लोगों ने पूछ डाला कि भाई साहब साई की वैल्यू क्या होगी, है ना, और इसकी प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा। तो सबसे पहले उसने मैथमेटिकली एक इक्वेशन डिराइव की, वो क्या थी, करली टू, मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। करली, इसको करली बोलते हैं, करली टू साई अपॉन करली x2। इसका मीनिंग क्या है ये समझ लो। इसका मीनिंग ये है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार, फिर अगेन जो भी आया उसका अगेन एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें तो ये हो जाता है d2 साई अपॉन dx2। इसको हम ऐसे शो करते हैं, यहाँ पे d2 नहीं लगता है, dx2 ऐसे लगता है। ठीक है, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन आप ये बोल सकते हो किसका, साई का। साई इज ए वेव फंक्शन, साई इज ए इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। लेकिन करली डी, तीन साइन होते हैं बेटा, करली डी एंड डेल्टा, ये तीन साइन होते हैं। इसका मीनिंग होता है लार्ज चेंज, लार्ज चेंज, अच्छा खासा चेंज आप बोल सकते हो। इसका मीनिंग होता है स्मॉल चेंज। ओके, भाई हम उस क्वांटिटी के अंदर चेंज रीड कर रहे हैं, साई के अंदर चेंज देख रहे हैं एक्स के साथ कितना, मान लीजिए कि साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे फंक्शन होता है फॉर एग्जांपल। तो मैं एक्स की वैल्यू में कितना चेंज करूं
और उस टाइम फिर इसमें कितना चेंज आता है वही तो हम देखते हैं। डी साई अपॉन डी एक्स किसके बराबर होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x और इसका डिफ्रेंसिएशन 0 दैट इज 2x, ये होगा, है ना। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो साई के अंदर चेंज 2 आएगा, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो साई के अंदर जो चेंज आएगा वो 4 आएगा चेंज, ठीक है ना। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो मतलब देखो इसकी वैल्यू एक एक करके चेंज हो रही है ना। एक बार मैं x को 1 रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं, 3 रख रहा हूं, तो साई के अंदर कितना चेंज आएगा 2x। यही हमें ये वेव फंक्शन बताता है और ये डिफरेंशिएशन बताता है ना। अगर मैं इसको लेता हूं तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, चेंज के अंदर कितना चेंज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन द लोअर वैल्यू, ओके। तो यहां पे श्रोडिंगर ने इस डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन को, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर, तीनों कोऑर्डिनेट में थी, करली टू साई, करली बोलते हैं इसको, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, करली का मीनिंग होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज। हम x को थोड़ा थोड़ा करके चेंज करेंगे, जैसे 0.001 0.002 लाइक दैट, बहुत ही स्मॉल चेंज। तो फिर इसमें कितना चेंज आया वो देखते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन। करली का मीनिंग समझ में आ गया, करली टू साई अपॉन करली x2 प्लस करली टू साई अपॉन करली y2, तीनों कोऑर्डिनेट में उन्होंने लिया इसको, ठीक है। साथ में उसने एक और फंक्शन लिया, एक टोटल वेव इक्वेशन दी, वो क्या है 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू e माइनस v इंटू साई इक्वल टू 0। एक्चुअल में ये वैल्यू इसके बराबर आई थी बेटा, नेगेटिव ऑफ दिस। ये जो चेंज देखा तीनों कोऑर्डिनेट में वो इसके बराबर आया था। श्रोडिंगर भाई साहब ने क्या किया, इसको उठा के इधर रख दिया और ये बोला कि भाई ये हो गई है अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। क्या हो गई है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कई बार तो ये क्वेश्चन आता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखिए, बस आप लिख दो उसको और उसके अंदर जो टर्म है केवल वो बता दो। क्या बन गई 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू e माइनस v इंटू साई इक्वल टू 0। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब एक एक टर्म को देखते हैं इसके अंदर क्या है। साई क्या है, साई इज इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, लिख दोगे ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मोशन को डिस्क्राइब करेगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी, देखेंगे इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो भी आने वाले टाइम में देखेंगे। फिर ये डिफरेंशिएशन क्या है इसके बारे में लिख देते हैं, इट इज अ सेकंड ऑर्डर। भाई दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है, एक बार करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर, दो बार करते हैं तो सेकंड ऑर्डर, और अगर एक भी बार नहीं करते हैं तो जीरो ऑर्डर। बट दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन all the three coordinates, all the three coordinates, okay। समझ में आ गया बेटा इतनी चीज, इतना पोर्शन क्लियर। अब इसकी बात करते हैं, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, है ना, जो हम कंसीडर करेंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। पाई हमें सबको पता है, h क्या है, h इज प्लैंक कांस्टेंट, ओके। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका स्क्वायर लिया गया है नीचे। E क्या है, व्हाट इज E, कैपिटल E, इट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जिस भी स्वरूप में, जिस भी फॉर्म में उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है उन सब का टोटल, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, राइट। व्हाट इज V, कैपिटल V क्या है, कैपिटल V इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बात बताइए जनाब, जब एक इलेक्ट्रॉन वेव मूव कर रही है तो उसके अंदर, जब एक इलेक्ट्रॉन वेव मूव कर रही है उसकी टोटल एनर्जी में से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी घटा दूं तो उसके पास क्या बच जाती है, ओनली काइनेटिक एनर्जी बचेगी। आई मीन टू से दैट काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज सम कांस्टेंट वैल्यू, है ना, इट इज ए कांस्टेंट एंड साइज द वेव फंक्शन। तो इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर E माइनस V इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ओके। लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना चाहिए। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि इस इक्वेशन के अंदर E माइनस वी किस चीज को डेनोट करता है? E माइनस वी डेनोट करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब साई मैं बता चुका हूं, अब और कोई बताइए इसमें कोई ऐसी टर्म बची है जो आपको नहीं पता हो? समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कीजिए, इसको करना है करली डी डेल्टा। समझ में आ गया? लार्ज चेंज, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो, साई लिख दिया ना, साई स्क्वायर, जो साई का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ये बात नोट डाउन करो बेटा, समझो इस चीज को। साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी of finding an electron around nucleus। ओके, अगर साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, साई स्क्वायर, तो इसका मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एटम है, देखो इधर देखो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो साई स्क्वायर की वैल्यू वेरी नियर टू द न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है। ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं ना, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है और न ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, नो, ये तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पेपर के ऊपर, ये एक पेपर मॉडल है भाई, इस चीज को मैं कैसे शो कर सकता? तो यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, ये देखो कम डॉट लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ गुजार रहा है। कभी कभी वो यहाँ थोड़ा बहुत जाता है और यहाँ पर आते आते तो बहुत कम हो गया भाई, बहुत कम, है ना, लाइक दिस। अब ये जो चीज है ना बेटा, दिस वाज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको बोला गया एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज द three-dimensional space around the nucleus। ये वो स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड where the probability किसकी? probability of finding an electron is maximum, सबसे ज्यादा है। ये जो स्पेस मैंने यहाँ पे लगा दिया ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना सबसे ज्यादा है, और आप बोल सकते हो 90 to 95%। ठीक है, 5-6% जो इससे बाहर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसके अंदर आ गया वो। दिस इज कॉल्ड एन एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है, नो, साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि साई ज्यादा है कम है तो हम ये नहीं बोल सकते साई ज्यादा है तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, नहीं। साई स्क्वायर अगर ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि हाँ उसकी प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट के ऊपर ज्यादा है। साई स्क्वायर अगर कम है, यहाँ पे साई स्क्वायर बहुत कम होगा, यहाँ पे साई स्क्वायर उससे ज्यादा होगा और ज्यादा, लेकिन जस्ट अबव द सरफेस जीरो हो जाएगा, जस्ट सरफेस के ऊपर जीरो और अंदर तो जीरो होगा ही, है ना। तो जस्ट अबव द सरफेस पे मैक्सिमम, धीरे 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 जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, साई स्क्वायर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सो साई स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, आप लिखोगे कि हाँ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। और फिजिकली वो क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। भाई साई स्क्वायर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां पे ज्यादा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आई मीन टू से दैट भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ले सकते हैं कि भाई इतनी सी वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ज्यादा है तो साई स्क्वायर ज्यादा, अगर कम है तो साई स्क्वायर कम, राइट। ओके, साई स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये एक कॉमन रिजल्ट है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, तो हम देखेंगे एटम टू एटम वेरी कर सकता है, बट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी दैट विल रिड्यूस। ओके,
सो इसको आप मत लिखो क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट इज ए जनरल फॉर्मुलेशन। ये सारी एग्जैक्ट वैल्यूज हैं बेटा, ये डेफिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल की, ये उतारिए, ये उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करो।